नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच उन तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूं जो कि आप सभी के समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में मेरे द्वारा उन तमाम अर्थव्यवस्था विषय से संबंधित टॉपिक को बताया जाना है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूछी जाने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था में वे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनका अध्ययन करना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। और यदि आप इस महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन कर लेते हैं तो कैसे आप 10 से 14 प्रश्नों को बहुत ही सहजता के साथ हल कर लेते हैं। तो साथियों, आप अनिवार्य रूप से इन सारे टॉपिक का जरूर अध्ययन करेंगे। प्रथम टॉपिक है राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास, इसके अंतर्गत प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे या तो क्वेश्चन आ जाएगा कि राष्ट्रीय आय को निरूपित करें, क्वेश्चन आ जाएगा किसी देश में जीवन स्तर पर प्रतिबिंबित कैसे होता है, तो राष्ट्रीय आय से होता है या प्रति व्यक्ति आय से होता है, आदि विकल्प आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि देश की आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप आप कैसे करते हैं, राष्ट्रीय आय में कौन कौन से ऐसे मापक हैं जो सम्मिलित किए जाते हैं। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपके भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका क्या तात्पर्य है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, राष्ट्रीय आय में सबसे महत्वपूर्ण कारक ऐसे कौन कौन से हैं जो कि किसी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। क्वेश्चन ये आ सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की थी, आपका प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है वो क्या है, आदि तमाम प्रकार के इस टॉपिक में साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक के लिए आप सभी को करेंट से रिलेटेड जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय क्या है आदि तमाम आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और रोजगार और गरीब कल्याण योजना जो कि द्वितीय टॉपिक है, यह भी आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। इस टॉपिक में क्वेश्चन कई प्रकार से बनते हैं। जैसे भारत में रोजगार वृद्धि की दर बहुधा रही है, लगभग कितनी रही है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि भारत गणराज्य ने उस प्रदेश का नाम बताइए जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या का महत्वपूर्ण कारण क्या है, वर्तमान में रोजगार का दर क्या है, महिला पुरुष के बीच रोजगार का क्या अंतर है, बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष आया। क्वेश्चन ये आ जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। और इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण रोजगार से संबंधित जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अपना गांव अपना काम योजना, कौशल विकास पहल और तमाम जो वर्तमान में चलाई जा रही हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत कई जो योजनाएं चलाई जा रही है वो भी पूछे इसमें जाते थे। इस प्रकार साथियों आप विविधता के साथ वे तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आप तैयार करेंगे। और लास्ट में मेरे द्वारा आप सभी को बताया जाना कि ये जो तमाम टॉपिक आप सभी के बीच लाया जा रहा है वो किस किताब से पूछा जाना है और किस किताब से आपको तैयारी करनी है। साथियों, तो आप इसमें सारी कुछ जो भी योजनाएं हैं, ड्वाक्रा वगैरह सब कुछ आप तैयार करेंगे। नई रोशनी कार्यक्रम, दिशा व स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना हुआ, ये स्वच्छता अभियान हुआ, गोकुल ग्राम योजना हुआ और प्लस भाग्यश्री योजना, महिलाओं से संबंधित जो योजना है, रोजगार से संबंधित योजना है और तमाम जो योजनाएं हैं जो कि अतिरिक्तांक में एक जगह समावेशित रूप से आपको मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर याद करिएगा। आयोजना और नीति आयोग, इस टॉपिक में आप सभी से भारत की जो तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं थी, पंचवर्षीय योजनाएं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सी ऐसी योजना में इतना विकास दर प्राप्त किया गया। और चूँकि वर्तमान में योजना अर्थात योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग के अंतर्गत जो तमाम महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसकी जो नीतिगत योजनाएं हैं, चाहे वो लघुकालिक हो, अल्पकालिक हो, दीर्घकालिक हो, तमाम पक्षों को आप सभी को इसमें अध्ययन करना होगा। साथियों,
कई बार होता है कि पंचवर्षीय योजना के दृष्टिगत कई योजनाओं को पूछा जाता है कि यह योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया था आदि। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था या कब किया गया था, किसके समय किया गया था। या क्वेश्चन ये आ जाएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है। तो जब आप अध्ययन करेंगे इस टॉपिक का बेहद ही अच्छे से, तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन का सही रूप से उसका जवाब दे सकते हैं। नीति आयोग के बारे में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का शुरुआत कब किया गया, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग के अंतर्गत क्या कार्य निरूपित किए गए, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, अन्य मेंबर कौन है, किस देश में सर्वाधिक आपका वृद्धि दर प्राप्त हुआ, कौन से ऐसा योजना है जिसमें भारत ने सर्वाधिक वृद्धि प्राप्त, यानी तमाम प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। वहीं साथियों मुद्रा और बैंकिंग के अंतर्गत भी अत्यंत ही आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस परीक्षा के लिए। उसका कारण है वर्तमान में साथियों मुद्रा और बैंकिंग की व्यवस्था जो है बहुत ही हाईलाइटेड है। अतः यह टॉपिक आप सभी के लिए बेहद खास है और इस टॉपिक में कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं। जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया, मतलब कहाँ किया गया, ठीक है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है, ठीक। और मान लीजिए जैसे पूछ दिया आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुआ, आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुआ, ठीक है। आईएफसीआई का कब हुआ, सीडीबी का कब हुआ, और तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक से रिलेटेड आपके आते हैं, सुमेलित करने के लिए आते हैं। या क्वेश्चन ये आ जाएगा कि इनकी स्थापना जिस सही कालक्रम में हुआ उसको आप सजाइए। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि वर्ष 2021-22 में आपके भारत में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी थी, या पिछले वर्ष का पूछ दे। या क्वेश्चन ये पूछ दे कि कंपनी अंश पर मर्यादित होने का क्या अर्थ हुआ, ठीक है, अर्थात लिमिटेड का क्या अर्थ हुआ, कौन एक अप्रासंगिक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए सेंसेक्स, बीएसई, निफ्टी, सेप्स। तो इससे आप समझ रहे हैं कि सेंसेक्स, निफ्टी और बीएसई तीनों लगभग एक है और जो सेप्स है वे अलग है, तो आपको ऑप्शन डी हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। किस वर्ष में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई। तो जितने भी महत्वपूर्ण बैंक हैं उनके स्थापना वर्ष आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से बैंक के बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 2000 का नोट जो था वो कब बंद किया गया, 2000 का नोट सबसे पहले कब लाया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। मतलब मुद्रा से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, आपके बैंकिंग सिस्टम से संबंधित तमाम प्रकार की क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों राजकोषीय नीति एवं राजस्व। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट टॉपिक है राजकोषीय नीति एवं राजस्व। इस टॉपिक से लगभग 1 से 2 या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय नीति निर्धारित की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बजट में राजस्व अनुमान कितना तैयार किया गया है। या क्वेश्चन ये आ जाएगा कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या नई नीतियाँ बनाई गई हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन सा है। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है। 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाए। और साथ में ये भी बजट से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बजट के अनुसार सर्वाधिक केंद्रीय विनियोजन किया गया है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। मतलब साथियों की राजकोषीय नीति से संबंधित, राजस्व से संबंधित तमाम प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपके बनते हैं और इन्हें आप सभी अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ख़ास तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा कि बजट में वित्तीय घाटा रखा गया है, राजकोषीय घाटा रखा गया है, प्राथमिक घाटा क्या है,
या सकल घरेलू उत्पाद में आयकर का हिस्सा कितना है। या क्वेश्चन ये बन सकता है कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, और 4 आपको उसके बारे में दे दिए। मतलब वित्त आयोग के संबंध में भी इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है और पूछा भी जाता है। वित्त आयोग के कार्य पूछ दिए जाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को आप बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, तब कहीं आप इस टॉपिक को तैयार कर पाएंगे। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, इनके सारी परिभाषाओं को भी अवश्य आप ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देता है कि राजकोषीय घाटा है। तब आपको पता रहेगा कि बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व का ही समावेशित रूप क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता है। तब कहीं इसका आप उत्तर बना पाएंगे। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स क्या है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या है, सीमा शुल्क क्या है, कॉरपोरेट टैक्स क्या है, इन तमाम पहलुओं पर आप सभी को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले साथियों, कृषि क्षेत्र में आपके कृषि उत्पाद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में ये भी पूछे जाते हैं कि हाल में भारत सरकार द्वारा कृषि से रिलेटेड भी कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं वर्तमान में कृषि सेक्टर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया है। वर्तमान में जो नई नई योजनाएं कृषि से संबंधित चलाई जा रही हैं वो पूछी जा सकती हैं। कृषि फसल और में उत्पादन का जो स्थान होता है प्रथम द्वितीय तृतीय राज्य प्लस देश का भी आप याद करेंगे। इसके अलावा कई जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, या नीतियाँ आ जाएंगी किस कौन से फसल में भारत आत्मनिर्भर है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन। ये तमाम पहलुओं पे आप सभी अवश्य अध्ययन करेंगे। खास तौर पर कृषि से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही उसका आप अध्ययन जरूर करेंगे। इसी प्रकार से साथियों, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उद्योग और सेवा से संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सतत विकास के अंतर्गत सतत विकास से रिलेटेड जो भी विभिन्न प्रावधान किए गए हैं उसका आप अवश्य ही अध्ययन करेंगे। ये सारे टॉपिक कहाँ से आपको पढ़ना है, शीघ्र अभी मैं आपको इस क्लास के लास्ट में बताने वाली हूँ। मानव विकास सूचकांक से साथियों लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस चैप्टर से सबसे पहले तो यही पूछ देता है, मानव विकास में भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अपनी स्थिति काफ़ी बेहतर रखा है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या हैं। भारत ने किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन सर्वप्रथम किया। क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस एक राज्य में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक था या कम है, किस देश में है। यानी राज्य के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, देश के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, कथन कारण के दृष्टि में भी पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है, और कारण आ जाए इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है, तो क्या इसका अंतर संबंध बनता है। तमाम पहलुओं पर आपको ध्यान देनी होगी। क्वेश्चन आ जाएगा विकास में मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मानव विकास के ऐसे 2 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं जिसके बिना यह अधूरा है। तो आप जब इस चैप्टर से रिलेटेड अध्ययन करेंगे तो आप अवश्य ही सही प्रश्नों का उत्तर जो होगा अवश्य देंगे। और क्वेश्चन कई बार ये पूछा है, मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा। यह फेवरेट क्वेश्चन हर 2 से 3 साल पे ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप अवश्य ही इस चैप्टर को गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। साथियों, मैं इकोनॉमिक्स में जनगणना को भी शामिल कर रही हूँ। उसका कारण है साथियों, इस भारतीय अर्थव्यवस्था में जनगणना से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप जनगणना से लगभग 3 से 4 और कभी कभी 6 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य ही जनगणना को बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे, और जनगणना के लिए आप परीक्षा वाणी का एक सेपरेट किताब जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि जनगणना से संबंधित जो तमाम पक्ष हैं उसका जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, वह निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो आप ये बिल्कुल भी गलती ना करिएगा, ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा ताकि कहीं से कोई आपकी गलती न होने पाए। अब साथियों, मैं अब आप सभी के बीच नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करने वाली हूँ, और वह टॉपिक है आयात एवं निर्यात, आयात नीति, विदेशी निवेश तथा ऋण। ठीक है, इसके अंतर्गत साथियों
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाल में भारतीय निर्यात में रत्न एवं गहनों का प्रतिशत का भाग कितना था। क्वेश्चन ये बन सकता है भारत का बाहरी व्यापार कितना है। मतलब व्यापार से रिलेटेड तमाम प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। हाल में के वर्षों में भारत में आयात की सबसे बड़ी मदें कौन सी थी। वर्तमान में भारत के आयात में सर्वाधिक अंश किस वस्तु का रहा। मतलब इसी प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आ जाएगा तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है। क्वेश्चन बन सकता है कि निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया। सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया, कब वो क्रियान्वित हुआ। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सेज कितने हैं, कहाँ पे कौन सेज किस काम के लिए ज़्यादा जाना जाता है। आयल पूल खाते की समाप्ति कब हुई आदि प्रभावित कब हुई। इन तमाम प्रश्नों की प्रासंगिकता वर्तमान में आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद खास है। भारत का अधिकतम विदेश व्यापार किस देश के साथ है। ठीक, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। प्लस बंदरगाह से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में पूछे जाएंगे। तो आप अनिवार्य रूप से इसको ज़रूर अध्ययन करेंगे। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है। मतलब साथियों ये टॉपिक आपके लिए बेहद खास है, अवश्य इसका ध्यान रखेंगे। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के लिए मैं पुनः कहूँगी कि बजट आर्थिक सर्वेक्षण के लिए आप जो करंट से रिलेटेड मैगजीन है उससे आप अध्ययन करेंगे। साथ में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो अतिरिक्तांक है उसे आप अध्ययन करेंगे। भुगतान संतुलन से संबंधित टॉपिक भी आपके लिए बेहद खास है। अब भुगतान संतुलन में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। और इस बार के लिए भुगतान संतुलन के लिए सबसे बेहद क्या खास है जो कि आप सभी को अवश्य ही दृष्टिगत रखना चाहिए। साथियों कई बार होता है कि हम ये सोचते हैं कि इस टॉपिक को यदि हम छोड़ देंगे तो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी सफलता के लिए एक एक क्वेश्चन बेहद ज़रूरी है। मेरे पास यदि समय होता तो निश्चित रूप से मैं आप सभी को प्रत्येक टॉपिक का गहन अध्ययन कराती। चूँकि मेरे पास समय कम है और मैं यदि अध्ययन कराती तो निश्चित रूप से किताब के द्वारा ही अध्ययन कराती। अतः मैं आप सभी को टॉपिक को जो कि आप सभी के बेहद ज़रूरी है उसको बताने के साथ साथ अध्ययन सामग्री बताऊंगी जहाँ से मैं स्वयं आपको पढ़ाती यदि मेरे पास समय होता तो आप अवश्य ही अच्छे से तैयार करेंगे जो भी अध्ययन स्रोत मेरे द्वारा बताया जाना है। अब जानते हैं भुगतान संतुलन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये आ जाता है भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जा सकता है। या क्वेश्चन ये आ सकता है कि भुगतान संतुलन में क्या क्या निहित होता है। भुगतान संतुलन के संदर्भ में आप किसने चालू खाता बनता है। या क्वेश्चन ये आ जाएगा किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में नहीं स्वीकार किया या किसने स्वीकार किया। विदेश व्यापार का भुगतान से संबंधित क्या है। प्रस्तावित यूरोपीय मुद्रा में यूरो क्या है आदि तमाम प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। चालू खाते में रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष में घोषित किया गया। रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। अवमूल्यन का क्या अर्थ है। मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है। इसी प्रकार के क्वेश्चन साथियों कई बार पूछे गए हैं। आप जब पूर्वावलोकन अर्थात प्रीवियस क्वेश्चन उठा कर देखेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार कई रूपों में बार बार रिपीट किया गया। इसलिए मैं आप सभी को बार बार कहती हूँ कि आप अवश्य ही पूर्व के क्वेश्चन का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे ताकि यदि क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी पूछा जाए तो आप उसका सही उत्तर दे सके। क्वेश्चन आ सकता है कि हवाला सम व्यवहार उन भुगतानों से संबंधित है जो और 4 आपको विकल्प दे दिया जाए। क्वेश्चन आ जाएगा कि मुद्रा का अवमूल्यन कितने प्रतिशत किया गया था किस वर्ष आदि तमाम प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे फेमा को अंतिम रूप से लागू किया गया था किस अवयव प्रभावी कब हुआ था। क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ई विज क्या है। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी क्या है। सुपर 301 संबंधित है आदि तमाम प्रकार के क्वेश्चन भुगतान संतुलन के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अवश्य ही आप इन सभी चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत साथियों तमाम वे महत्वपूर्ण जो संगठन है जैसे यूएनओ हुआ, सार्क हुआ, बिम्स्टेक हुआ, यूरोपीय यूनियन हुआ, अफ्रीका यूनियन हुआ, मर्कोसूर हुआ, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक हुआ, ठीक है, आपका अन्य जो महत्वपूर्ण
संस्थाएं हैं, ये सारे इसमें आ जाती है। नियो हुआ, WTO हुआ, OECD हुआ, ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में शामिल हैं और आप अवश्य ही सारे संगठनों का एक बार ज़रूर अध्ययन करेंगे। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है इन सारे टॉपिक का आप गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक मैं बताने वाली हूँ वो है खाद्यान्न अयस्क उत्पादन में स्थान, राज्य, भारत और विश्व परिप्रेक्ष्य में। साथियों, इस टॉपिक के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में इस फसल में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर राज्य कौन से है, या प्रथम ही बस पूछ दिया जाए, या 4 दे दिया जाए, पूछ दिया जाए कि इसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है, या देश के बारे में पूछ दिया जाए, आपके उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ दिया जाए, आपके मध्य प्रदेश के बारे में पूछ दिया जाए, आदि तमाम प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से ही पूछ दिए जाते हैं। साथियों, कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन है वो लगातार महत्वपूर्ण परिदृश्य में आ रही हैं। अब पहले वाली परिदृश्य नहीं रही है। अब आप 21वीं सदी खास तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की ओर अग्रसित है। इसलिए अब परीक्षाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है, तो आप अवश्य ही इस टॉपिक पर गंभीरता से अध्ययन करेंगे। अब हम जानते हैं कि इस टॉपिक को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए आप कौन कौन से अध्ययन स्रोत का प्रयोग करेंगे। सबसे पहला जो मैं अध्ययन स्रोत बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात प्रतियोगिता दर्पण द्वारा जो निर्गत किया जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसका अतिरिक्तांक। साथियों, इस किताब से भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्टीमेट किताब है। इसमें जितना मैं आपको टॉपिक अभी बताई हूँ, ये सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको आप इस टॉपिक से कवर नहीं कर पाएंगे। बस जनगणना जो टॉपिक है उसको एक्स्ट्रा में कवर करने के लिए आप सभी की आवश्यकता है, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ कि आप अवश्य ही परीक्षावाड़ी का अध्ययन करेंगे। जो दूसरा मैं किताब बताने वाली हूँ वो बताने वाली है आर्थिक सर्वेक्षण। साथियों, आर्थिक सर्वेक्षण आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि आपको वे तमाम महत्वपूर्ण करेंट से संबंधित आंकड़ों की जानकारी इस पुस्तक से हो जाएगी। तीसरा मैं बताऊंगी आर्थिकी, जो कि घट्टा चक्र द्वारा परीक्षा के दौरान निर्गत किया जाता है। इस किताब में आप देखेंगे आंकड़ों से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप बहुत ही गहनता के साथ इन तीनों किताबों का अध्ययन करेंगे। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण है वो है घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जिसमें पूर्व के क्वेश्चन का समायोजन किया गया है। तो साथियों, जब तक आप पूर्व के क्वेश्चन का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। अपनी तैयारी को सशक्त करने के लिए सबसे पहले आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे ताकि आप जान सकें कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक से कई क्वेश्चन क्यों बार बार रिपीट किए गए हैं। आप ये भी जानेंगे कि कौन सा टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग आप ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ पूर्वावलोकन से प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपकी सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आप ज़रूर अपने इस तैयारी को आगे बढ़ाइए और जो भी आज टॉपिक आप सभी को भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बताया गया है उसको अवश्य ही गहनता के साथ अध्ययन करिएगा। साथियों, अब मैं आप सभी को एक नए रणनीति से तैयारी करा रही हूँ। पहले मैं आप सभी को बताई नोट्स कैसे बनाएं, जिसके क्रम में आप सभी को मैं सामान्य अध्ययन से रिलेटेड वे तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बताई कि हर पुस्तकों से आप नोट्स कैसे बनाएं। मैंने आप सभी को बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कृषि, पर्यावरण आदि विषयों पर करंट अफेयर्स पर कैसे नोट्स बनाएं। अपने उस किताब में ही आप अंडरलाइन करके, उसको बोल्ड करके, हाईलाइट करके उसको बार बार पढ़ें। वो सीरीज़ जैसे ही ख़त्म हुआ, अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक कि कौन सी किताब का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसे ही साथियों यह सीरीज़ ख़त्म होगा, टॉपिक का अगला मेरा होगा मेन फोकस आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज लाने का। और आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि आप सभी के बीच मैं 15 अप्रैल से टेस्ट सीरीज ज़रूर लाऊंगी। आप अनिवार्य रूप से साथियों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, इसी यूट्यूब पे आना है और निश्चित रूप से आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कि आप अवश्य परिश्रम करेंगे क्योंकि आप हमारे देश के भविष्य हैं और हमारे देश के भविष्य
जिनके भीतर असीम ऊर्जा है, यदि उसका सदुपयोग करें तो अवश्य ही हमारा देश आगे होगा ही होगा। तो इसी आशा विश्वास संदेश के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, इस उद्देश्य के साथ करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए और न सिर्फ इस परीक्षा में आप सफल हो बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करें। नमस्कार।